हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया के सेकंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर को, जो कि था इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोगों ने बात किया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं किसी भी नेशन में, और डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं इंडस्ट्रीज़ किसी भी देश में। और इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने वो सारी बातें करी। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की क्या स्थिति थी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस कैसा था, हम लोगों ने वो देखा कि इंडिया में एज सच कोई बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं थे। इंडस्ट्रीज़ दो बड़े थे इंडियन इकोनॉमी में, जिनमें एक आयरन इंडस्ट्री थी, एक स्टील इंडस्ट्री थी। और ये दोनों इंडस्ट्रीज़ इंडिया के दो अलग अलग स्टेट में थे, अलग अलग हिस्से में थे। एक जमशेदपुर में था और एक हमारा कोलकाता में था। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा नीड थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग को अडॉप्ट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन दी इकोनॉमी। और उन सारी पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया। हम लोगों ने ये बात किया कि गवर्नमेंट को, यानी कि पब्लिक सेक्टर को आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन दी इकोनॉमी। उसके पीछे के हम लोगों ने कुछ कारणों को डिस्कस किया था कि क्यों पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट थे हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। और आज के क्लास में हम उसके आगे बात करेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया और उन पॉलिसीज़ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। तो आज हम शुरू करेंगे पॉलिसीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द इंडियन इकोनॉमी। और उसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एक पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में IPR 1956 के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के तौर पे ये पॉलिसी थी जो इंडिया में आई, और IPR 1956 की पॉलिसी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लें तो इस पॉलिसी को सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर अडॉप्ट किया गया था। देश में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान चला 1956 से 1961, इस पॉलिसी में मुख्य रूप से इस प्लानिंग में मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को ही बढ़ाने के लिए सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर एक पॉलिसी का अडॉप्शन किया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। 1956 इसलिए क्योंकि ये 1956 में अडॉप्ट किया गया था। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे का जो पर्पस था, या कहें कि गोल था, तो गोल था हमारे IPR 1956 का अचीविंग हायर
growth of the economy with the help of इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करके देश के ग्रोथ रेट को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हुए 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान में पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इससे पहले भी पॉलिसी का अडॉप्शन हुआ था। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में आई थी वो अडॉप्ट करी गई थी 1948 में, बट इस पॉलिसी के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में एक बार फिर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाया गया और 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान में उसका अडॉप्शन किया गया। जो IPR 1956 है वो हमारे देश की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आप याद रखोगे। कि ये हमारे कंट्री की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इस प्लान के तहत, इस पॉलिसी के तहत हमारे देश में एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब हो गया कि एक ऐसी प्रणाली समाज की जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का जो पर्पस था और इसका जो काम करने का तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं समाज में एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य के साथ पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया था। चूँकि इस पॉलिसी में मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर पे ध्यान दिया गया था। एंड सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब ही होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पूरा का पूरा जो रूल है वो सरकार का चलता हो, जहाँ पे निजी क्षेत्र का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता, तो उसे हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कहते हैं। और ये जो पॉलिसी थी इसमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया। अब अगर हम जानना चाहें कि ये जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी IPR 1956, इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, कहने का मतलब है कि इस पॉलिसी में बेसिक किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को शामिल किया गया था, तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956 कि किस तरह के नियम कानूनों के साथ इस पॉलिसी को हमारी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर हम बात करें IPR के एलिमेंट्स की, तो जो सबसे पहला एलिमेंट इसमें रखा गया था वो था थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम बात कर रहे हैं IPR के एलिमेंट्स के बारे में, और इसके एलिमेंट्स में जो सबसे पहला जो स्टेप था वो था थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें क्या किया गया था कि इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, जितने भी प्रोडक्ट थे जिनको प्रोड्यूस करना था, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, कैटेगराइज कर दिया गया था। तो टोटल इसमें 3 कैटेगरीज बना दी गई थी इंडस्ट्रीज़ की, और उसके ओनरशिप को
डिवाइड कर दिया गया था फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जो ओनरशिप रखा गया था, चूँकि आईपीआर का पैटर्न कैसा था, सोशलिस्टिक पैटर्न था, मतलब समाजवादी पैटर्न पर इस प्रणाली को, इस पॉलिसी को आधार रखा गया था और बनाया गया था। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रखे गए थे। और जो 3-fold सिस्टम था, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें इंडस्ट्रीज़ को, जैसा कि मैंने बताया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें कैटेगरी ए में टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। देश के 17 जो बड़े इंडस्ट्रीज़ थे, बिग या फिर कहें आप जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे देश के, उनको इस कैटेगरी में रखा गया था। टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ की एक कैटेगरी बना दी गई थी, ठीक है। और ये जो 17 उद्योग रखे गए थे एक कैटेगरी में, इन 17 उद्योगों का जो ओनरशिप था वो कंप्लीटली सौंप दिया गया था गवर्नमेंट सेक्टर को। कैटेगरी 1 की इंडस्ट्रीज़ का जो कंप्लीट ओनरशिप था वो था स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। इन बड़े इंडस्ट्रीज़ में, इन टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ में आपके मुख्यतः एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। तो जो पहली कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ थी कैटेगरी ए में, उसमें हमारे टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था। और डेंजरस केमिकल्स नहीं थे पहले में, बल्कि इसमें एटॉमिक एनर्जी रखी गई थी, रेलवेज था इसमें, और आपके इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े उद्योग थे जैसे कि वेपन्स थे, जो आर्म्स थे, इससे रिलेटेड, एंड एल्यूमिनियम, ऑयल, इस तरह के प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। इस तरह के इंडस्ट्रीज़ का जो ओनरशिप था वो कम्प्लीटली सौंप दिया गया था गवर्नमेंट को, कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार होंगे। तो पहली कैटेगरी में टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ रखी गई और इसके ओनरशिप को स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि पब्लिक सेक्टर को सौंप दिया गया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ रखी गई, इंडस्ट्री कैटेगरी बी, जिसमें टोटल 12 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। और ये जो 12 इंडस्ट्रीज़ थे ये आपके मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ थे। अगर हम बात करें कि ये जो 12 इंडस्ट्रीज़ रखे गए थे कैटेगरी बी में, ये किस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले थे, तो जैसे कि इन 12 इंडस्ट्रीज़ में आपके आ जाते केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़। उसके अलावा इसमें आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ थे, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था हमारे कैटेगरी बी में 12 इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप में, जिसमें कि आपके फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को इंक्लूड किया गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ थे, मशीनरीज, टूल वगैरह थे, जो मशीन वगैरह आपके होते हैं,
मशीन के जो टूल्स आते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को कैटेगरी बी में इंक्लूड किया गया था। और अगर हम बात करें कि सेकंड कैटेगरी में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रखी गई उसका ओनरशिप किसके हाथों में था, तो गवर्नमेंट ने ये जो 12 इंडस्ट्रीज़ थे कैटेगरी बी के, इसके ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर यानी कि खुद के कंट्रोल में रखा। साथ ही साथ कुछ हिस्सों में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें रोल दिया। मतलब अगर ओनरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के कंट्रोल में ये कैटेगरी बी की इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था। लेकिन उसमें से भी जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ थी और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में थी, तो यहाँ पे जो ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था वो लिमिटेड मैनर में था, और कह सकते हैं आप कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो रखा गया था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। कैटेगरी बी के इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर के हाथों में ही रखा गया था। प्राइवेट सेक्टर थे ज़रूर, बट उनका पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं था कि दोनों 50-50% के होंगे मालिक, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि इंडस्ट्रीज़ का जो ओनरशिप था वो दोनों को सौंपने के बावजूद पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा परसेंटेज में रखा गया था। ये इसलिए ताकि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया जा सके और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी थी इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को चलाने की, वो गवर्नमेंट पे ना पड़ जाए, बल्कि कुछ हिस्सों में प्राइवेट सेक्टर पर भी उसको सौंपते हुए गवर्नमेंट ने कैटेगरी बी में टोटल 12 इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप को पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में रखा। बट यहाँ पे भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसका रहा, पब्लिक सेक्टर का रहा। उसके बाद बारी आती है कैटेगरी बी की, चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया था। तो उसके बाद कैटेगरी सी है, और कैटेगरी सी में उन सारी इंडस्ट्रीज़ को रखा गया, ऑल द इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी ए एंड बी। कैटेगरी ए एंड बी के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बच गई थी देश में, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बच गए थे, जिसमें मेनली आपके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स थे या फिर फुटवेयर्स थे, कैटेगरी सी में किस तरह के प्रोडक्ट्स को रखा गया था, तो जितने भी फुटवेयर्स थे या फिर स्टेशनरी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उन सबको कैटेगरी सी में रखा गया। और कैटेगरी सी का जो ओनरशिप था वो सौंपा गया था कैटेगरी सी के। अगर हम बात करें ओनरशिप की, तो ये ओनरशिप के तौर पर दे दिया गया था टू द प्राइवेट सेक्टर। कैटेगरी सी के अंदर आने वाली सारी इंडस्ट्रीज़ का ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को सौंपते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया इंडस्ट्रीज़ का, और इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई तरह के प्लान्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहली कैटेगरी में कुल 17 इंडस्ट्रीज़ देश के बड़े उद्योगों को रखा कैटेगरी ए में, और तमाम इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप को उन्होंने अपने हाथों में रख लिया। उसके अलावा उन्होंने कैटेगरी बी में वैसी इंडस्ट्रीज़ को रखा जो कि मीडियम स्केल थे, और उसके ओनरशिप को उन्होंने अपने कंट्रोल के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी दिया, पार्शियली कंट्रोल में रखा, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उन्होंने खुद का रखा। फिर कैटेगरी सी की इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें वो तमाम इंडस्ट्रीज़ आ रहे थे जो ए और बी को छोड़ने के बाद बच गए थे, और उन इंडस्ट्रीज़ का जो कंप्लीट ओनरशिप था वो उन्होंने प्राइवेट
सेक्टर के हाथों में सौंप दिया था। और इस तरह से IPR 1956 में जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई उसका पहला स्टेप ये लिया गया कि इंडस्ट्रीज़ को 3 फोल्ड में क्लासिफाई कर दिया गया था। और भी इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो जो सेकेंड एलिमेंट है IPR 1956 का वो था हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो पॉलिसी थी, इसमें गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज़ को इसलिए अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और इस तरह की पॉलिसी या इसको उन्होंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया था, उन इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर तरीके से उन इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ उन इंडस्ट्रीज़ पर नियंत्रण रखने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसके तहत इंडस्ट्रीज़ जो होते, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ जो होते, वो स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने निजी क्षेत्र के अंदर आने वाली इंडस्ट्रीज़ को एक बार और कंट्रोल करते हुए लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम थी, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई थी कि देश के जो बैकवर्ड हिस्से हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है और वो इंडस्ट्रियल सेटअप करना चाहता है, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज जितने भी थे, वैसे क्षेत्र देश के जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो उन एरियाज़ में गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी फॉलो करी थी कि अगर लाइसेंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो गवर्नमेंट से हर एक प्राइवेट फर्म जो होगा वो पहले परमिशन लेगा फॉर सेटअप टू इंडस्ट्रीज़, न्यू इंडस्ट्रीज़। और गवर्नमेंट जो है, अगर उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप प्रमोट करना है, तो वो वैसे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहता है तो उसको परमिशन देते थे। और अगर कोई इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करता था तो उन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। जैसे कि अगर कोई रिच एरिया में इंडस्ट्री का सेटअप कर रहा है तो उस केस में उन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट के क्वांटिटी और उसकी प्राइसिंग को लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। लाइसेंस में मेंशन कर दिया जाता था कि किस तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बनाए जाएंगे। अगर लाइसेंस में मेंशन लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन होता तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेते थे प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट, और इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रमोट होते इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए, न कि इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरियाज़ में। और कुछ इस पर्पस के साथ लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस इकोनॉमी में किया गया था।
तो ये भी हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट या पॉलिसी इसके अंदर की एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। अनदर एलिमेंट्स की अगर हम बातें करें तो थर्ड एलिमेंट में शामिल किया गया था इंडस्ट्रियल कॉन्सेशंस को। इंडस्ट्रियल कॉन्सेशन का मतलब होता है छूट। अब ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को और उनके सेटअप को प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो सेटअप किया जाता था इंडस्ट्रीज का, उसको प्रमोट करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि पब्लिक सेक्टर का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ या बढ़ा क्योंकि पब्लिक सेक्टर को सोशल वेलफेयर करना था और निजी क्षेत्र के पास इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए बेसिक एंड प्रॉपर इनकरेजमेंट की कमी थी। तो उसी इनकरेजमेंट को फिर से जनरेट करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो न्यू इंडस्ट्रीज़ का सेटअप इकोनॉमी में होता, इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को कई तरह के कॉन्सेशंस दिए जाने लग गए, कई तरह के छूट दिए जाने लग गए। कॉन्सेशंस में इंक्लूड किया गया जैसे कि कुछ टैक्स बेनिफिट। कॉन्सेशन की बात करें अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा है और वो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना चाहता है, खासकर उन एरियाज़ में जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो वैसे एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप पर प्राइवेट सेक्टर को टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, उनको छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर भी सब्सिडीज़, इलेक्ट्रिसिटी पर भी जो सब्सिडीज़ है वो प्रमोट की जाने लगी कि उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पर अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करते हैं तो इस तरह के कुछ कॉन्सेशंस प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने लगे। किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर के द्वारा, या कहें आप कि गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप बढ़ सके देश में, खासकर वैसे हिस्सों में जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, साथ ही साथ जो ब्रिटिश रूल के दौरान जिन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था, वैसी इंडस्ट्रीज़ को भी वैसे एरियाज़ में उन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को भी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो कि 1956 में आया, उसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको उन्होंने कॉन्सेशंस देना शुरू किया। और इस तरह से टोटल 3 स्टेप में 3 बेसिक एलिमेंट्स जो कि बेसिक होते हुए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, उनको शामिल किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे देश की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी कंसिडर की जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इस पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातें करी कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IPR 1956 में इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए ताकि देश में जो उद्योग हैं और उनकी स्थापना है उसको बढ़ावा मिल सके। और यहाँ पे हमारा जो ये पॉलिसी था ये कंप्लीट होता है। इस पॉलिसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो हमने करना था वो हमने अब कर लिया है। तो देखिए, IPR 1956 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ बड़े उद्योगों की स्थापना को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनाया या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को भी प्रमोट किया गया।
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आज के क्लास में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करके उसके बेसिक एलिमेंट्स को समझकर क्लास को फिनिश करेंगे। थैंक यू।